हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पिकुलर फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर 7 का ये टॉपिक है, सेकंड टॉपिक। कल मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं उसके बारे में बताया, और उसके साथ उसकी थोड़ी सी अर्ली हिस्ट्री देखी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, कैसे रिजेक्ट की गई, फिर स्कोप या एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने देखा था। आज है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बता चुका हूँ कि फ़ीचर क्या चीज़ होती है। बेसिकली फ़ीचर्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पे हम किसी सब्सटेंस को अदर सब्सटेंस से डिस्टिंग्विश करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको प्रोमिनेंट करते हैं। कल की आपकी क्लास की मैंने एक एग्जांपल दी थी, जैसे एक स्टूडेंट अगर हाफिज़ कुरान है, 20 स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे बॉयज़ हैं, तो उनकी वो कॉमन प्रॉपर्टी है, बॉयज़ या स्टूडेंट उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन जब मैं उनमें से ये कहूँगा कि हाफिज़ कुरान, तो ये उन तमाम स्टूडेंट में कोई एक स्टूडेंट स्टैंड अप होगा या कोई दो स्टूडेंट स्टैंड अप होंगे, तो ये वो स्टूडेंट हैं। ये हाफिज़ कुरान ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे वो बाकी स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश हो गए हैं, प्रोमिनेंट हो गए हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, बल्कि ये उन टू स्टूडेंट का फ़ीचर या करैक्टरिस्टिक कहलाएगी, जिसकी बेस पे हमने उन दो स्टूडेंट्स को रिमेनिंग क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनसे डिस्टिंग्विश किया। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिसकी बेस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करते हैं, सेपरेट करते हैं या उनको प्रोमिनेंट करते हैं। उसमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो पिकुलर बिहेवियर ऑफ द पिकुलर नेचर ऑफ द कार्बन है। कल मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एसेंशियल एलिमेंट है उनमें नंबर 1 कार्बन है, सेकंड नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन है, और अदर एलिमेंट्स क्या हैं, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो ये अदर एलिमेंट्स में आते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स या जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कार्बन है, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन है। इसी कार्बन की एक पिकुलर नेचर जो क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से आज अर्थ के अंदर यूनिवर्स में तकरीबन मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाखों मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। उसकी रीज़न क्या है, इस कार्बन की पिकुलर बिहेवियर, यानी ये कैटिनेशन देता है। अब कैटिनेशन को समझने के लिए आपने बैकबोन का कंसेप्ट समझना है। ये जिस तरह एक हमारे पास जंजीर होती है, उसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ती है। बैकबोन ये किसी भी जो स्पेशली ह्यूमंस हैं उनकी स्ट्रक्चर की बेस है। अब देखिए उसमें क्या होता है, उसमें एक कोई बोन नहीं होती, उसमें नंबर ऑफ बोन्स मिलके एक दूसरे के साथ जोड़ के वो एक बैकबोन बना रहे हैं। अब ये जो कार्बन है ये ऐसी तरह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे ये बैकबोन है। बैकबोन क्यों मैंने कहा, क्योंकि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता जाता है और एक चेन बनाता जाता है। जिस तरह एक बैकबोन में एक स्मॉल बोन दूसरे बोन से मिलती है, फिर वो अगली बोन से मिलती है, और वो अगली बोन से मिलती है, और वो एक बोन की चेन बन जाती है, जिसकी बेस पे मैंने इस कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है इसको बैकबोन का वर्ड दे दिया है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसकी इम्पॉर्टेंस इसी तरह है जैसे कोई बैकबोन होती है ह्यूमन में या किसी वर्टिब्रेट के अंदर। तो कैटिनेशन है क्या, अगर उसकी हम डेफिनेशन करें तो वो क्या चीज़ बनती है। कैटिनेशन की डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, अब इसके अंदर इसको और भी आसान कर लें, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम की
सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन और साइक्लिक रिंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग्स और इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसमें क्या होता है? कार्बन एटम बैकबोन की तरह ही एक कार्बन एटम दूसरे से जुड़ता है, दूसरा कार्बन एटम तीसरे से जुड़ता है, एज लाइक जिस तरह बैकबोन है। और वो दूसरी हम जिस तरह वो जंजीर बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो जंजीर होती है, उसमें एक छोटे छोटे पीस होते हैं, उनकी कुंडी, एक कुंडी से दूसरी कुंडी लगती है, दूसरी से तीसरी, और वो एक चेन बन जाती है। तो ये कैटिनेशन क्या है? अब देखें, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, इसमें कार्बन एटम दूसरे एटम जिसके साथ कंबाइंड हो रहा है वो भी कार्बन एटम होगा और कोई कार्बन के अलावा किसी अदर एटम के साथ ये कनेक्ट नहीं होगा। द सेल्फ लिंकेज ऑफ द कार्बन एटम विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन और साइक्लिक रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। और ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन की सिर्फ एक एलिमेंट की है। कौन देता है? सिर्फ कैटिनेशन जो एलिमेंट देता है वो कार्बन ही एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी देता है। हाँ, आपकी बुक के अंदर ये जब हम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है ग्रुप 4 एलिमेंट्स, वहाँ पे सिलिकॉन को भी वो कहता है कि ये चेन बनाता है एज लाइक कैटिनेशन। लेकिन मेरी बात सुने, वो कह रहा है एज लाइक कैटिनेशन, वो चेन बनाता है लेकिन वो कैटिनेशन नहीं देता। कैटिनेशन जो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो एलिमेंट देता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कार्बन है। उसकी रीज़न बताता हूँ। जो सिलिकॉन है उसमें सेल्फ बॉन्ड नहीं बनता, यानी सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ नहीं बॉन्ड बनता। कैसे? वो सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, और इसी तरह साथ में कोई और एटम ऑक्सीजन आएगा या इधर आएगा तो ऑक्सीजन सिलिकॉन। वो ये जिस तरह कार्बन डायरेक्ट कार्बन के साथ लिंक कर रहा है, यहाँ पे सेल्फ बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है। वो आपको इस पॉइंट्स की मैं अगली बात मैंने ये बता दी कि कैटिनेशन कौन सा एलिमेंट देता है। पूरे एलिमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट है, वो कार्बन है। अब इसकी कंडीशन पे आए कि कंडीशंस क्या हैं, कौन से एलिमेंट कैटिनेशन देते हैं। अब जब कंडीशन आप लिखेंगे तो मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, जिसकी वैलेंसी हैविंग वैलेंसी टू आर ग्रेटर देन 2, यानी एक ऐसा एलिमेंट, कौन से एलिमेंट कैटिनेशन देते हैं उसकी कंडीशन लिखेंगे तो ये आपको पॉइंट को समझना आसान हो जाएगा। यानी वो वाले एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 2 आर ग्रेटर देन 2 है। अगर हम कार्बन की बात करें तो वैलेंसी पहली बात होती क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड, किसी एटम की बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इसको आसान वर्डों में याद रखने के लिए, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इसको ये अप्लाई नहीं करना कि ये कोई केमिस्ट्री की कोई आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। कार्बन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसे ही आपने समझना जैसे ये मर्द है, और एक मर्द को अल्लाह ने एक वक्त में कितने बॉन्ड बनाने की इजाज़त दे दी है? 4। शादियों की कितनी इजाज़त दे दी है? 4। तो ये यानी वो कितने बॉन्ड बना सकता है? यानी उसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? 4। ये समझाने के लिए कि दे रहा हूँ, आपके कंसेप्ट को याद रखने के लिए आसान रहेगा। अब पहली बात कि कैटिनेशन कार्बन दे रहा है, क्यों? इसकी जो वैलेंसी है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? इसका मतलब क्या है कि पहली ये जो कंडीशन है वो कार्बन के लिए वेरीफाई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने सवाल ये करना है कि सर ये इसकी भी तो सिलिकॉन है, लेकिन अभी कंडीशन पूरी नहीं की। अभी मैंने क्या कहना है कि दूसरी एक इसकी कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है?
सेल्फ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। अब देखें, कार्बन का कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सेल्फ बॉन्ड। पहली बात, वो सेल्फ बॉन्ड भी बनाए, यानी वो एलिमेंट दूसरे अपनी सेम टाइप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए। यानी कार्बन है तो वो दूसरा एलिमेंट कौन से बॉन्ड बना रहा है? कार्बन। फिर अगले कौन सा बना रहा है? कार्बन। यानी कार्बन के अलावा किसी और से बॉन्ड ना बनाए। और फिर वो जो उसका सेल्फ बॉन्ड बन रहा है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनेगा उससे वो क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखें, पहली बात तो यहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन जो है इसका सेल्फ बॉन्ड तो है ही नहीं, बीच में एक और ऑक्सीजन एटम आ गई है, जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये जो सिलिकॉन है ये कैटिनेशन की तरह एक चेन तो बनाएगा लेकिन ये कैटिनेशन नहीं देता। कैटिनेशन पूरी जो जितने हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जो कार्बन देता है। रीज़न क्या है इसकी? पहली बात, वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। दूसरी बात क्या है कि जो इसका सेल्फ बॉन्ड है, यानी कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये कंडीशन पे पूरी करने वाला एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वो पूरी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक ही है। वो कौन है? कार्बन है। अब इसी कैटिनेशन की वजह से ये जो हमारे पास कार्बन की एबिलिटी है कैटिनेशन, इसी प्रॉपर्टी की बेस पे जो हमारे पास मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं किसमें? यूनिवर्स के अंदर। तो ये एक इसका पिकुलर बिहेवियर है। अब कार्बन किसका एसेंशियल एलिमेंट था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ये कैटिनेशन देगा, इस बेस पे हम इनको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? और दूसरी बात, एक कार्बन की पिकुलर नेचर ये है कि एक कैटिनेशन देता है, दूसरा ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। इसी के पिकुलर बिहेवियर के अंदर इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते ही है कार्बन। क्या? जैसे कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है, और ये डबल बॉन्ड कार्बन का कार्बन के साथ भी बन सकता है, कार्बन के अलावा किसी अदर एलिमेंट ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ भी बन सकता है। और इसी तरह कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ भी बन सकता है, और इसी तरह ये ट्रिपल बॉन्ड किसी अदर एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ भी बन सकता है। तो पिकुलर बिहेवियर में 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये कार्बन कैटिनेशन देता है, दूसरा पॉइंट ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा तादाद प्रेजेंट है। दूसरे पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको, ये पिकुलर बिहेवियर वाला? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो इस चीज़ पे है, इनका सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड फीचर, नॉन आयोनिक बिहेवियर, नॉन आयोनिक करैक्टर। अब कल आपने पढ़ा कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या हैं? मेटल हैं या नॉन मेटल्स हैं? दोनों नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब इनके बीच में बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स का नेम देते हैं, उनमें बॉन्ड कौन सा था? कोवलेंट। तो इस वजह से इनके अंदर आयोनिक करैक्टर नहीं होगा, बल्कि कौन सा करैक्टर होगा? कोवलेंट करैक्टर होगा। अगला तीसरे पॉइंट पे मैं आपको लेके आ रहा हूं, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब सुने, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। कैसे? जिन लोगों की नेचर
पहली बात मैंने क्या की, नेचर। दूसरी मैंने बात की कि जिन लोगों का कल्चर। तीसरी बात, जिन लोगों की ज़ुबान मिलती है तो वो उनका खित्ता सेपरेट नहीं होता। अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तानी लोगों का मज़हब क्या है, इस्लाम, तो उनका कल्चर या वो उनका कौमी लिबास क्या है कि वो शलवार कमीज़ पहनते हैं। तीसरी बात, उनकी जो उनके अंदर मुमासलत आ रही है वो ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है, बाकी ज़ुबानें भी हैं। तो यहाँ पे एक खिता बन गया पाकिस्तान। इसी तरह जो जिन लोगों का जो कल्चर है या मज़हब है वो सिमिलैरिटी आ रही है, उनको हमने एक और दे दिया लैंग्वेज की बेस पे, हिंदुस्तान। इसी तरह जो लोग अरबी बोलते हैं तो वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में चले गए। ब्रिटिश हैं तो वो उनको हमने यूके की कॉलोनी कह दिया या यूरोप का नाम दे दिया। तो कल्चर, लिबास, मज़हब की बेस पे हमने पूरी वर्ल्ड को किस में तकसीम कर दिया, कॉलोनीज़ में तकसीम कर दिया, ताकि उनको समझना क्या हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाए। हमें पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम उनको एक वक्त में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर समझना शुरू कर दें तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, उनकी क्लासेस कर दी, किस बेस पे, सेम प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, जिसको हमने नेम क्या दे दिया, यानी वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी थी उनको हमने एक क्लास में बना दिया। जैसे उनको हमने नाम क्या दे दिया, होमोलोगस सीरीज, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, किस बेस पे, सेम प्रॉपर्टीज पे। अब प्रॉपर्टीज भी दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक क्या होती है, यहां पे होमोलोगस सीरीज जो है ये किस प्रॉपर्टी की बेस पे बनाई गई है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। इसको और भी आसान कर देता हूं, पूरी वर्ल्ड में अल्लाह ने इंसान बनाए, उन इंसान को दो क्लासेस में हमने डिवाइड किया, एक मेल और एक फीमेल, ताकि उनकी अब जितने मेल हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, और जितनी फीमेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो सेम प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज मैंने क्या कह दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, जो एक बच्चा है पैदा हुआ है वो फर्स्ट डे का है, वो बेबी बॉय है, तो उसकी नेचर मेल होगी या फीमेल होगी। और इसी तरह अगर वो 100 साल भी गुजरता है तो वो उसकी नेचर क्या रहेगी, मेल, लेकिन फिजिकली उसमें चेंज आता रहेगा। कभी उसकी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दाढ़ी तो नहीं होती, वो उसके अंदर वो उसका इतना कद तो नहीं होता, छोटा होता है, उसकी कमज़ोर होता है, वो चल भी नहीं सकता, वो सही बोल भी नहीं सकता। तो लेकिन वक्त के साथ साथ उसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क आ रहा है, वो जो प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क आ रहा है वो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन केमिकल नेचर, जिस नेचर में अल्लाह ने उसको बनाया है, यानी मेल बना दिया है, तो वो अगर पहले दिन का बेबी बॉय पैदा हो गया तो उसका मतलब है उसकी केमिकल नेचर मेल है। वो 100 साल ज़िंदगी गुजारे, ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी वो फीमेल तो नहीं बनेगा, तो वो क्या होगी, केमिकल नेचर। अब जितने हमारे जो मेल है हमने ग्रुप बनाया है तो इसका मतलब है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सेम। और इसी तरह जो अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले जो ग्रुप है ह्यूमन बीइंग का, उसको हमने क्या नेम दे दिया, फीमेल। अब आपको मेरे ख्याल में पॉइंट समझना आसान हो गया होगा कि जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर आती है, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनको हम एक सीरीज बना देंगे, यानी होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब है सेम, ऐसी सीरीज जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी, तो उनको होमोलोगस सीरीज में करके और पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोटी छोटी क्लासिफिकेशन कर दी जाएगी ताकि उनको समझना क्या हो जाए, आसान हो। और ये होमोलोगस सीरीज का जो कंसेप्ट है वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होता, वो किस में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाला बात आती है। ऐसे अगले पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, जो कि मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, फोर्थ प्रॉपर्टी बन रही है। ये मैंने कहा फर्स्ट पिकुलर नेचर ऑफ द कार्बन, सेकंड नंबर पे नॉन आयोनिक करैक्टर, थर्ड नंबर पे क्या आया, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ गई, कंप्लेक्स इन नेचर। ये
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये नेचर में कम्प्लेक्स होते हैं, कम्प्लेक्सिटी है इनके बिहेवियर के अंदर। इसकी एग्जांपल समझें तो आपको समझ आ जाएगा। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ये प्रोटीन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये कब बनता है? जब मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड कंबाइंड होते हैं तो उसके रिजल्ट में बनता है प्रोटीन। इसी तरह आपने फर्स्ट ईयर की बुक में जब मैंने आपको मॉलिक्यूल पढ़ाया था तो उसकी दो टाइप्स पढ़ाई थी, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। वहां पे एक एग्जांपल पढ़ाई थी हीमोग्लोबिन, उसमें कितने एटम आते हैं? 10,000 एटम्स। इसी तरह स्टार्च है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मिलियंस की फॉर्म में है, थाउजेंड्स की फॉर्म में है। कैसे? अगर प्रोटीन की बात करें तो उसमें अमाइनो एसिड कितने मिल रहे हैं? 10,000 अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी बहुत सारे ये एटम्स मिलते हैं। और स्टार्च की बात करें तो इसका फार्मूला क्या है? C5H6 और C6H10O5 और साथ क्या लिखा गया है? N। अब यहां पे जो N है ये क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ द एटम्स होते हैं। तो फिर इनकी नेचर आसान हुई या कम्प्लेक्स हुई? आसान या कम्प्लेक्स? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, पिकुलर फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी कम्प्लेक्स इन नेचर। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में कम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी ये नेचर कम्प्लेक्स नहीं होती। ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट बाकी बातें। जी, हमने 4 फीचर्स जो हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। नंबर 1 पे पिकुलर नेचर ऑफ द कार्बन, नंबर 2 पे उनकी नॉन आयोनिक बिहेवियर, नंबर 3 पे सिमिलैरिटी एंड बिहेवियर, और उसकी बेस पे होमोलोगस सीरीज़ बनती है। और होमोलोगस सीरीज़ जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनाते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेम रखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रखते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती। अगली बात मैंने कहा कम्प्लेक्सिटी इन नेचर। अगला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है उसकी तरफ आते हैं, वो है आइसोमरिज्म। ये हमारे पास 5th प्रॉपर्टी है, आइसोमेरिज्म। ये बेसिकली एक फिनोमिना है जिसमें एक ऑर्गेनिक या 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ स्पेस। मैं एक एग्जांपल दूंगा फिर इस पॉइंट को आपको समझाऊंगा। आपके पास है ये C4H10 जिसको हम कहते हैं ब्यूटेन। अब इसकी अरेंजमेंट ये है कि एक तो ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स अरेंज हो सकते हैं जिसको मैंने नाम दिया N ब्यूटेन। दूसरा क्या है कि वो ब्रांच फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। ब्रांच क्या है? आपको पता है कोई भी हमारा ये एक प्लांट ले लें तो उसका यूं उसके अंदर एक स्ट्रेट स्टेम जा रही होती है, उस स्टेम में कोई ऐसे वो ब्रांच निकलती है तो हम कहते हैं उसकी ब्रांचेज हो गई है। तो ये सीधी चेन के साथ ये कार्बन जो है ये ब्रांच को शो कर रहा है। अगेन उसी तरह एटम तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पे कितने एटम्स आएंगे? 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे कितने आएंगे? अब ये जो आपके पास आया है इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स दोनों स्ट्रक्चर में सेम है लेकिन अरेंजमेंट क्या हो गई है? चेंज हो गई है। यहाँ वो सीधे जोड़े हैं और यहाँ क्या वो ब्रांच बना रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। अब इसी बेस पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो इनकी सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज होंगी। अब ये देखें
ये हमारे पास क्या है, इसी तरह कोई और कंपाउंड हम ले लेते हैं, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये है C2H5OH। इसी तरह ये सॉरी इसको और आसान कर देता हूँ, C2H6O। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये दोनों क्या हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं। अब देखें, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अब इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट बन सकते हैं। किस तरह, ये देखें, अब एक ये स्ट्रक्चर बना तो ये कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईथर को। इसी तरह ये आप देख सकते हैं CH2OH, ये क्या है, अल्कोहल है। अब देखें, इनका स्ट्रक्चर और हो गया है, नेचर और हो गई है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो अब ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, टू आर मोर कंपाउंड, टू आर मोर कंपाउंड, नंबर 1 जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, नंबर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक्चुअल फार्मूला विच शोज द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड, जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या बना देता है, स्ट्रक्चर। अब देखें, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, जैसे ये और ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। इस केस में एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। और इसी तरह ईथर और अल्कोहल क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और इस फिनोमिना को क्या हम कहेंगे, आइसोमेरिज्म। और ये आइसोमेरिज्म एक ऐसा करैक्टरिस्टिक या फीचर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये करैक्टरिस्टिक शो नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो है जी सॉल्युबिलिटी। मैं इधर ही लिख देता हूं, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, जीशान आप बता सकते हैं सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल? सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल, सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जिन कंपाउंड्स की नेचर एक जैसी होगी वही एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, और जिन कंपाउंड्स की नेचर डिफरेंट होगी वो डिसॉल्व नहीं होंगे। अब देखें, इसमें क्या होता है, पोलर जो है वो डिसॉल्व होता है किस में, पोलर में, और नॉन पोलर डिसॉल्व होता है नॉन पोलर में। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर सेम है। मैं इसको आसान करता हूं, एक पाकिस्तानी है, मैं फॉर एग्जांपल अपनी मिसाल ले लेता हूं। मुझे दुनिया के किसी एक ऐसे जगह पे गया हूं जहां पे मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, मैं कहता हूं 6 लोग हैं, एक ईरानी है, एक ब्रिटिश है, एक चाइनीज़ है, एक पुर्तगीज़ है, और एक इंडियन है, और एक पाकिस्तानी है, या एक सऊदी अरेबिया से है। तो मैं उन सारे लोगों को छोड़ के किसके साथ अपनी अटैचमेंट करूंगा? डेफिनेट बात है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी जो वहाँ पे होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उसका नेचर मिलती है, उसकी नेचर मिलती है मेरे साथ। किस तरह? उसका लिबास और मेरा लिबास क्या होगा, सेम। उसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज क्या है, सेम। उसका कल्चर और मेरा कल्चर क्या है, सेम। उसकी जो
रिलीजन है और मेरा रिलीजन जो है ये भी क्या है, सेम। रिलीजन तो एक सेकेंडरी चीज़ है, पहले जो हमारी कन्वर्सेशन के लिए होती है, जो एक दूसरे को समझने के लिए होता है, वो लिबास होता है या ज़ुबान होती है कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज सेम है, तो मैं उसके साथ अपनी बॉन्डिंग सबसे पहले करूँगा, बाकी बात की बात है। तो इसी तरह सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल भी कुछ इसी तरह है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर में डिजॉल्व होगा क्योंकि उनकी नेचर एक जैसी है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। अब एक पॉइंट सुने, मैंने लिखा वाटर की नेचर जो है ये क्या है, पोलर, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी नेचर होती है नॉन पोलर। तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, बल्कि किस में डिजॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। यानी वाटर एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन इसमें वही डिजॉल्व होगा जो इसके साथ, हम मोस्टली बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं है कि 100% नहीं डिजॉल्व होंगे। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, लाइक यूरिया, लाइक अल्कोहल। उसकी वो अदर रीज़न है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन जब हम कहते हैं ना ये ऑयल है हमारे पास, उसके साथ पेट्रोलियम है, इसकी कोई भी प्रोडक्ट है तो वो वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, पेंट वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, उसकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक, वो क्या है, नॉन पोलर है। और वाटर की नेचर क्या होती है, पोलर होती है। तो वाटर पोलर है, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे, बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होंगे, लाइक पेट्रोलियम, ईथर, एसीटोन, उसमें ये डिजॉल्व होंगे। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ, ये हमारा 6 पॉइंट था सॉल्युबिलिटी का, कि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते और किस में डिजॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लास्ट वाला पॉइंट जो है मैं वो उसकी पॉइंट कर रहा हूँ साथ, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहली बात, इनका रेट क्या होता है, स्लो। इनकी यील्ड क्या होती है, लो। उसकी रीज़न क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्लो है, इनकी यील्ड क्या है, लो है। अब रिएक्शन का रेट तो हमें तभी पता चलेगा ना जब प्रीवियस बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन हो, न्यू बॉन्ड आसानी से बने, क्योंकि इनकी नेचर अभी हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी नेचर क्या होती है, कम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, उनका बॉन्ड टूटने में भी क्या होगी, मुश्किल, टाइम ज़्यादा लगेगा, और नया बॉन्ड बनने में भी क्या होगी, मुश्किल, क्योंकि नया बॉन्ड मुश्किल से बनेगा, क्योंकि पुराना टूट ब्रेक होगा तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इनका रेट क्या होता है, स्लो, और उनकी यील्ड भी क्या होती है, स्लो। अब एक आखिरी पॉइंट में रेट बता देता हूँ, रेट है क्या। अक्सर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे सब्ज़ी वाले ने वो जो इवन चिकन फिरोश होता है वो उसने, या कोई और चीज़ों पे उसने लिखा होता है आज का रेट। मिसाल के तौर पर चिकन का आज का रेट जो है वो 500 पर केजी है, 500 रुपीज़ पर केजी है। तो मैं उसको कहता हूँ कि ये मैंने नहीं लेना, वो कहेगा क्यों, मैं कहता हूँ ये 500 का रेट है, आप गलत कह रहे हो, मैंने कल 450 का लिया था। उसने फ़ौरन मुझे क्या कहना है, वो कल का रेट था, आज 500 रेट है। आप पूरी मार्केट में चले जाएं, आपको 450 कहीं नहीं मिलेगा। क्यों वो कल का रेट था, आज का रेट नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला, रेट टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। पहली बात क्या पता चली, ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम के साथ वेरिएशन के साथ रेट चेंज हो जाता है। जैसे टाइम के चेंज होने से डॉलर का रेट चेंज हो जाता है, कल और डॉलर का रेट था, आज और है, इसी तरह का वो रेट चेंज है। और इसी तरह जो प्राइस हम कहते हैं वो फिक्स यूनिट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। और अक्सर हमारे जो मार्केट के अंदर लोग हैं वो क्या करते हैं, जब किसी चीज़ का रेट बढ़ता है ना, जब प्राइस हाई होती है या रेट बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने लोअर प्राइस पे ली होती है अपनी प्रोडक्ट, तो वो हमेशा उसके ऊपर क्या एक ब्लैक पेंसिल से यूँ निशान लगा देता है,
उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप उसको चैलेंज ना कर सकें, आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ इंक्वायरी ना कर सकें। पाकिस्तान में थोड़ा मसला है, फ़ॉरेन में तो लोग इस चीज़ पे इंक्वायरी कर देते हैं कि आपका जो बेनिफिट है, जिस कीमत पे आपने प्रोडक्ट ली थी उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बेनिफिट लें, जिस ज़्यादा ना चार्ज करें। लेकिन पाकिस्तान में हमारा अजीब मुआशरा निज़ाम है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, छोड़ो उस बहस पे हम नहीं पढ़ते। तो रेट क्या है? टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम के चेंज होने से क्या हो जाता है? चेंज। और अगर हम इस रेट को डिफाइन करें रेट को डिफाइन करें तो ये क्या बनता है? चेंज। रेट क्या होता है? चेंज ऑफ एनीथिंग पर यूनिट, उस यूनिट के हिसाब से जो चेंज आएगा। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मेरे पास एक ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, ये कन्वर्ट होते हैं सी और डी प्रोडक्ट में, और रेट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? एक तो हमने कहा ना टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसमें क्या होगा? रेट होगा चेंज ऑफ, यहां पे क्या रेट होगा? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर चेंज ऑफ टाइम। अब रेट किस पे हमेशा ये डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, कि किस तरह रिएक्टेंट अपने आप को चेंज कर रही है। तो ये दोबारा मैं बता देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रेट है वो स्लो होता है, इनकी यील्ड लो होती है। उसकी रीज़न क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में कम्प्लेक्स हैं। हमारे पास रेट क्या है कि पुराने बॉन्ड जितने जल्दी इजीली ब्रेक होंगे उतना न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब है जितना बॉन्ड जल्दी नया बनेगा उतना उसका रेट ज़्यादा होगा, यानी वो थोड़े टाइम में जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। रेट किस पे डिपेंड करता है? टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। रेट किसके इक्वल होता है? द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कंसंट्रेशन के अंदर कितना चेंज आ रहा है, और ये हमेशा किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, प्रोडक्ट्स पे नहीं डिपेंड करता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जिनकी बेसिकली कंसंट्रेशन चेंज होती है तो प्रोडक्ट बनता है, तो इस पे रेट डिपेंड करता है। अब इनका रेट स्लो है, इनकी यील्ड स्लो है, तो हम इनके रेट को हाई करने के लिए कुछ अपनी अप्रोप्रिएट कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जैसे प्रेशर बढ़ा देना, टेम्परेचर की वेरिएशंस लेके आना, टेम्परेचर हाई कर देना, प्रेशर हाई कर देना, या उसके साथ कोई सूटेबल कैटालिस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमें जो इसका रेट लो है उसका थोड़ा सा रेट फास्ट कर दें, हमें हमारी प्रोडक्ट थोड़ा टाइम के साथ बन जाए। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो पॉइंट क्लियर किए जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।